हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 137 करवाऊंगी। और आज मैं आपको कुछ इसका बुक का नहीं करवा रही हूँ या कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं। मैं आपको एक पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो उसको मैं समझा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको नहीं नॉलेज कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, तो क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, किस तरीके से ग्रामर पोर्शन आ रहा है, किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, इस वजह से मैं इस पेपर की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर का कोई पेपर नहीं पढ़ना, एनालाइज नहीं करना, तो आप ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि सिवाय टाइम के और कुछ भी नहीं होगा, वेस्ट ही होगा आपका टाइम। तो इसलिए अगर आपको पेपर को एनालाइज करना है, पेपर का एनालिसिस देखना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पक्का देखना। तो देखिए, यूनिट स्टार्ट करते हैं, सॉरी यूनिट नहीं, पेपर स्टार्ट करते हैं। BEGLA 137 है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी प्रोज बाय। आपको एग्जाम्पल देना है और लिटरेरी और नॉन लिटरेरी प्रोज के अंदर डिफरेंसेस बताने हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लिटरेरी टेक्स्ट का मतलब अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है जहाँ पे आप शॉर्ट स्टोरीज को, ड्रामा हो या प्ले वगैरह होता है, पोएट्री होती है, जो कुछ ऐसे रिटर्न में चीज़ें होती हैं, उसे हम लिटरेरी टेक्स्ट कहते हैं। और जहाँ पे नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होता है वो होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी, आपको फैक्ट्स दे दिए, कुछ रियलिटी बता दी, जैसे कि आर्टिकल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। मींस कि जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपका नॉन लिटरेरी होता है। और जब आप सिर्फ रीडिंग के पर्पज से, आपको रीडिंग बहुत पसंद है, रीडिंग के पर्सपेक्टिव से आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ भी आपको ड्रामा इस टाइप की चीज़ें पसंद है, तो आप जब ऐसा कुछ मटेरियल पढ़ते हैं तो वो आपका लिटरेरी प्रोज होता है। तो नॉन लिटरेरी जो होता है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो लिटरेरी है वो आप अपने एंटरटेनमेंट के पर्पस से, या फिर आपको रीडिंग बहुत पसंद है तो आप उनको पढ़ते हैं। यहाँ पे इस आंसर में देखिए, आपको ना दो पार्ट्स में इस आंसर को डिवाइड किया गया है, लिटरेरी और नॉन लिटरेरी प्रोज। तो मैं आपको इसमें से वन बाय वन समझाती हूँ। पहले जो है वो लिटरेरी प्रोज हम करेंगे। तो लिटरेरी प्रोज का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। लिटरेरी प्रोज क्या होते हैं, यूज टीच द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। अब यहाँ पे जैसे लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं ना, जहाँ पे कोई आर्ट हो गया, जिसमें आप ये डिफाइन करते हैं जो प्रेजेंट द वर्ड ऑफ द माइंड एंड द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो जहाँ पे इमेजिनेशन होती है कि आपने कोई स्टोरी क्रिएट करी, जैसे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, ड्रामाज होते हैं, तो वो किसी के लिए फिक्स नहीं होते, वो एक इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की इमेजिनेशन आप कर पा रहे हैं, आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, कितने क्रिएटिव मैनर में आप चीज़ों को रिलेट करके समझा पा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है आपका लिटरेरी प्रोज। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया था, जो लिटरेरी प्रोज है इसको यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पोइट्री हो सकता है, प्रोज हो सकता है और ड्रामा हो सकता है। तीन मेन कैरेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो लिटरेरी प्रोज है, आप उसमें शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं, प्ले हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप लिटरेरी प्रोज के दे सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड आता है, इसी में लिटरेरी प्रोज में जो पोएट्री है ना, एक फॉर्म होता है लिटरेरी टेक्स्ट का। यहाँ पे ना जो लिटरेरी टेक्स्ट है इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक पोएट्री हो गया, एक प्रोज हो गया, और एक क्या हो गया, ड्रामा हो गया। तो यहाँ पे तीनों ही आपको समझा रखे हैं वन बाय वन। पहले पोएट्री बता रखा है, फिर प्रोज बता रखा है, और फिर ड्रामा। पोएट्री क्या है, एक फॉर्म है लिटरेरी टेक्स्ट की विच इज रिटन यूजिंग वर्ड्स, रिदम्स, पैटर्न्स एंड लाइफ्स। जहाँ पे आप ये जो पैटर्न्स होते हैं, रिटर्न ऐसी चीज़ें, राइम्स वगैरह यूज़ करते हैं, रिदम, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जब आप ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो वो पोएट्री की फॉर्म होती है। जैसे आपने बहुत सारी ना पोएम्स पढ़ी होंगी जिसका मीनिंग, जिसको डिकोड करना इतना इजी नहीं होता, उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है, उसको नॉर्मल पैराग्राफ में लेकर आना पड़ता है। जैसे अभी आप ये पैराग्राफ इजीली पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन जब हम पोएट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें ऐसे कोट्स की फॉर्म में होती है, एक दूसरे से रिलेट करके, जैसे सॉन्ग टाइप में होता है ना, इस तरीके से। सॉन्ग फिर भी जल्दी समझ आ जाता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट हो जाता है ना, लेकिन पोएट्री फिर भी जल्दी से समझ में नहीं आती। तो जहाँ पे राइम्स हो, पैटर्न्स हो, लाइन्स ऐसे दे रखी हो, तो उसे हम पोएट्री कहते हैं। अब जो प्रोज है ना, एक ऐसा फॉर्म है स्पोकन और रिटन लैंग्वेज का, जिसके अंदर फिक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मिथ्स हो गए, या फेबल्स हो गए, और पैराबल्स हो गए, या शॉर्ट स्टोरीज हो गई, या नॉन फिक्शंस हो गए, जिसमें ऐसे बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं। मतलब कि कुछ आपके पास में स्टैटिक पोर्शन भी होता है, और कुछ चीज़ें आप अपने आप से रिलेट भी कर पाते हैं। तो ये चीज़ें पोइट्री में, 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए, एक हो गया पोइट्री और सेकेंड वन इज प्रोज।
थर्ड आता है ड्रामा। तो ये एक टेक्स्ट होता है जिसमें कोई प्ले होता है या फिर किसी चीज़ को आप जैसे जहाँ पे डायलॉग डिलीवरी होती है, एंटरटेनमेंट के बेसिस पे जब आप किसी चीज़ को ऐसे करते हैं तो उसे हम ड्रामा कहते हैं। इज अ टेक्स्ट ऑफ प्ले और एनीथिंग मीन टू बी परफॉर्म्ड यूजिंग डायलॉग्स और मोनोलॉग। तो जहाँ पे डायलॉग्स वगैरह की परफॉर्मिंग होती है, जहाँ पे आप डायलॉग डिलीवरी करते हैं और इस पर्पज से उसको क्रिएट किया जाता है, तो उसे हम ड्रामा कहते हैं। अब ड्रामा जो होता है वो ट्रेजेडीज भी हो सकती हैं, कॉमेडीज भी हो सकती है, ट्रेजेडिक कॉमेडीज भी हो सकती हैं, या तो कोई बहुत सीरियस बात पे समझाया जा सकता है। कॉमेडीज में जैसे कॉमिक बुक्स आती हैं तो वो भी एक तरीके का ड्रामा ही होता है। अब बहुत सारे एंटरटेनमेंट के पर्पज से आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो ड्रामा का ही एक पार्ट होता है, जहाँ पे डायलॉग डिलीवरी होती है या चीज़ों से एंटरटेनमेंट के पर्पज से उन चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। पोएट्री समझ में आ गया होगा, प्रोज भी क्लियर हो गया होगा और ड्रामा भी क्लियर हो गया होगा। पोएट्री का याद रख लेना, जहाँ पे रिदम हो, पैटर्न हो, उसे हम पोएट्री कहते हैं। प्रोज का मतलब जहाँ पे आपके पास में एसेज हैं, बायोग्राफीज हैं, या फिर जो जब आप उनको शॉर्ट स्टोरीज में पढ़ते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपके पास में प्रोज का एक एग्जाम्पल होती हैं। ड्रामा की बात अगर हम करें तो इसमें ट्रेजेडीज हो सकती है, कॉमेडी हो सकती है और ट्रेजिक कॉमेडीज हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें ड्रामा का एक पार्ट होता है। अगर लिटरेरी टेक्स्ट की बात करें तो इसको डिफरेंट टाइप्स का जो रिटर्न वर्क होता है ना, उसमें इसको डिफाइन किया गया है। जैसे शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवल है, पोएट्री है, प्लेज हो गए, ड्रामाज हो गए, ये सब चीज़ों में इसको डिराइव या डिफाइन किया जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, और इसकी मैं आप सबको ना एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये जो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है, इसके 4 पॉइंट्स आप विद एग्जाम्पल प्रिपेयर करिए अपना, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप 4 पॉइंट्स लिटरेरी टेक्स्ट के लिख पाए और 4 पॉइंट्स एटलीस्ट आप नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के लिख पाएं। अगर आपके पास में बुक है या नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में ये चारों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और कम से कम तो 4 पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर उससे ज़्यादा भी आप लर्न करना चाहते हैं तो आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपने इस आंसर के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। तो ये क्या चीज़ होती है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं, ट्रुथ होते हैं। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है कि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे आपके स्कूल की सिलेबस की बुक्स होती हैं, या फिर कहीं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे जो स्टैटिक पोर्शन होता है, फैक्ट्स के साथ में ट्रुथ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इश्यूज होते हैं, जो रीडर या जो ऑथर है वो बाकी के जो व्यूअर्स होते हैं या जो रीडर्स होते हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें आती हैं आपकी नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में। इसके अलावा जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के अगर आपको एग्जांपल मैं दूं तो जैसे आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़ रिपोर्ट्स हो गई, साइंटिफिक टेक्स्ट हो गए, जहाँ पे बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, सबके लिए सिमिलर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और ये कॉमेडी या कुछ ऐसा ट्रेजेडी दिखाने के लिए नहीं किया जाता। जो फैक्ट्स होते हैं, जो ट्रुथ होता है, उसके बेसिस पे इसको क्रिएट किया जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स आप नॉन लिटरेरी में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दोनों का ध्यान में रखना है। जहाँ पे हम लिटरेरी प्रोज की बात करते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज हो गई, नॉवेल्स वगैरह जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई जाती है, और नॉन लिटरेरी में वो जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चीज़ें बना दी जाती हैं या दी जाती हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़ रिपोर्ट्स हो गई, या जो साइंटिफिक टेक्स्ट होते हैं, किसी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, या जैसे मूवी के जो रिव्यूज़ होते हैं, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स होती हैं। आप लैब में जाते हैं, वहाँ पे आपको एक मैनुअल मिलती है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती है, या फिर जो वो होती है कुकिंग बुक होती है, जो वो भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इतने इतने टेम्परेचर पे इस चीज़ को कुक करना है। तो ये एग्जाम्पल आपके पास में नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के आते हैं। इसके अलावा दीज टेक्स्ट आर रिटन यूजिंग ऑर्डिनरी लैंग्वेज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जर्नली इन द थर्ड पर्सन। तो जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं ना, इनको इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज से क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है जो साउंड है नॉन लिटरेरी टेक्स्ट का, वो ऐसा होना चाहिए, जो ऐसी वर्डिंग उसमें यूज़ करी जाती है जिसको ईजिली वो अंडरस्टैंडेबल हो, उसको समझा जा सके, पढ़ा भी बहुत ईजी तरीके से जाए। ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज़ करके आपने कर दिया, क्योंकि जब हम नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की बात करते हैं ना, वो सबके लिए सेम रहता है। सपोज जो 9th स्टैंडर्ड की बुक बनेगी वो पूरे स्कूल के लिए, पूरे CBSE के लिए एक ही बनेगी।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर आप किसी भी सिलेबस की बुक को देखते हैं, चाहे वो कोई आपकी क्लास की स्कूल की बुक हो, चाहे कॉलेज की बुक हो, या फिर कोई जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप बुक को लेते हैं, तो कोई भी ऐसी जो बुक होती है उसमें जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सबके लिए कॉमन होती है। उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सबके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एडवांस रीडर है। जैसे नॉवेल्स में क्या होता है, आपको वैरायटी मिल जाती है। अगर आप बिगनर है तो आप ईजी तरीके की नॉवल पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है, तो आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस के बाहर होती है और उसमें कोई कंपल्शन नहीं होता कि वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें कि आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जब आप सिलेबस की बुक्स को रिलेट करते हैं, जो ऐसा स्टैटिक पोर्शन होता है रिटर्न में, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उनमें आपको वही बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो उसमें जो वर्डिंग होती है वो उन सबके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए कि ना ज़्यादा एडवांस बच्चों के लिए, ना मॉडरेट, मीन्स की जो नॉर्मल लेवल पे सब पढ़ सके और उसको समझ सके, तो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ उसमें किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स आप नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होता है उसका बेसिक जो मोटो होता है वो यही होता है कि जो भी टेक्स्ट आपको दे रखा है, जो भी सिलेबस है, या जो जिस भी चीज़ का वो टेक्स्ट आपको दे रखा है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें दे रखी है, वैलिड जेन्युइन सारी चीज़ें वो आपके अंदर चली जाएं और आप उस चीज़ को समझ पाएं। इसके अलावा जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है ना, उसको लिखा जाता है एक्यूरेसी और रीजंस के साथ में। उसके जो फैक्ट्स होते हैं, डेट्स होती है, डेटा होता है, उस सबको क्रॉस चेक कर लिया जाता है। लेकिन नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता। जैसे कि कोई ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर कोई ऐसा सीरियल टाइप में होता है जिसमें कुछ लॉजिक की बात ही नहीं होती। और ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपने सीरियल्स में देखा होगा कैसे कैसे चीज़ें उसमें हो जाती हैं। इच्छाधारी नागिन हो जाती है, इच्छाधारी नेवले हो जाते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। तो जो नॉन लिटरेरी होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत ही जो ट्रुथफुल चीज़ें होती है ना, लॉजिक वाली चीज़ें, उनको ही दिखाया जाता है। और जो लिटरेरी प्रोज होता है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज, मूवीज़ वगैरह बना दी जाती हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं। नॉन लिटरेरी और लिटरेरी प्रोज के इस तरीके से आपको पार्टीशन कर लेना है। एक साइड आप लिटरेरी प्रोज लिखना, दूसरी साइड नॉन लिटरेरी लिखना, और दोनों के बीच के 4-4 डिफरेंसेस आप अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करिए। परसों आपका एग्जाम है तो अभी टाइम है, और इस क्वेश्चन को आज रात को ही करके सो जाना बहुत अच्छे से, क्योंकि जो आपका ये एग्जाम है ना, BEGLA 137, इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जो कि आपका थ्योरी बेस पे आएंगे। तो इसलिए इस आंसर को तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर पूरा कंप्लीट कर लेना। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या चीज़ दे रखी है। ये मैंने ना स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाला है, इसलिए थोड़ा ऐसा आपको ये टाइमर वगैरह दिख रहा होगा इसमें। यहाँ पे आपको एक पोयम दे रखी है, इस पोयम को रीड करना है और उसके बाद में आपको आंसर्स देने हैं। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके बाद में उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे ही आपको एक पोयम दे रखी है। वैसे तो चांसेस हैं कि कोई और ही पोयम आएगी, लेकिन क्या पता आप लोगों का लक फैक्टर वर्क कर जाए और यही पोयम आ जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है और कैसे आपको ये चीजें दे रखी हैं। तो पोएम आएगी आपके पास में, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। ऐसे ये पोएम पूरी लिखी हुई है। पोएम को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हो रही है, ऑथर के क्या व्यूज हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है, और जो डिस्क्रिप्शन है, मीन्स की जो बैकग्राउंड है वो क्या है स्टोरी का, ये जो पोएम है इसका क्या बैकग्राउंड है। तो ऐसे आपको इसको रीड करना है। आप देख लीजिए एक बार इसको, यहाँ पे ऐसे रीड कर सकते हैं पोएम को। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द डोमिनेंट एटमॉस्फेयर इन द पोएम। डोमिनेंट का मतलब होता है जो चीज आपको सबसे ज्यादा दिख रही है। अब ये जो पोएम है ना, इसमें एटमॉस्फेयर की बात करी गई है, लेकिन अगर हमारे ना बेसिक स्ट्रांग नहीं है और हम यूं ही कुछ भी सोचते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर अगर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका मतलब हो गया कि आप इससे रिलेटेड क्या चीजें समझ रहे हैं। मतलब जो इसमें डोमिनेंट फैक्टर है या जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण से रिलेटेड कुछ बात करी होगी। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि जो ये पोएम है इसका बैकग्राउंड क्या है, मेनली इसमें किस चीज के ऊपर बात करी गई है, जो चीज बार बार उभर के बाहर आ रही है। जैसे कि कोई एक स्टेटमेंट होता है, कुछ स्टैंजास, कुछ लाइंस होती हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, उसमें बार बार अगर सैडनेस दिख रही है तो उसका डोमिनेंट एटमॉस्फेयर है। आप किसी से बहुत जॉयफुली, हैप्पीली बात करें, कोई चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छी है और हैप्पी वे में आप डिस्क्राइब करें, तो वो चीज क्या है, वहां पे आप जॉयनेस को शो करें। तो यहाँ पे ये ऐसे ही आपसे पूछा गया है इस पोएम में जो डोमिनेंट एटमॉस्फेयर है वो क्या है। तो ये मैं इसका आंसर देखिए सेम नहीं होगा कभी भी, वैसे पैराग्राफ भी सेम नहीं आएगा। ये मैं इसलिए आपको आंसर्स करवा रही हूँ कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप अपने वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं, कि मानिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज पूछी गई है आपसे।
तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट एटमॉस्फेयर क्या है पोयम में। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है इन दिस पोयम पोएट डिस्क्राइबिंग द फीलिंग ऑफ एन ओल्ड एंड एलिंग मदर। जो पोएट है ना वो डिस्क्राइब करें किसकी फीलिंग्स को, एक ओल्ड और एलिंग मदर की। ओल्ड का मतलब तो आपको समझ में आता है कि जब एज ज्यादा हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो उसे हम ओल्ड एज में कहते हैं। तो वो जो मदर है वो काफी ओल्ड है प्लस एलिंग है। एलिंग का मतलब उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो काफी बीमार है या वीकनेस है उनके अंदर। तो ओल्ड मदर और इन पुअर इन हेल्थ। तो यहाँ पे ओल्ड है तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि पुअर हेल्थ का मतलब ये है कि जो एज के साथ में बीमारियां आती हैं, दिक्कत होती है, यहाँ पे उस हेल्थ की बात करी गई है। अपेरेंटली डिसइल्यूजन्स विद द ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब जो डिसइल्यूजन है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज से आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। डिसअपॉइंटेड का मतलब है कि आपको ना हैबिट है, हर बार आपने अच्छा ही देखा है कि जो ह्यूमंस है या जो सोसाइटी में लोग रहते हैं ना वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन आप कहीं पे ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे कोई किसी की हेल्प ही नहीं करके राजी, सबको अपने मतलब की पड़ी है, सब बहुत सेल्फिश है, तो वहां पे आप ना उस चीज से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। डिसअपॉइंट तब होते हैं जब हम किसी चीज को बिलीव करें, किसी चीज को एक्सपेक्ट करें और वो चीज आपको उसके बिल्कुल ऑपोजिट मिले, तो वो चीज डिसअपॉइंटमेंट की एक वजह होती है। यही आपको यहाँ पे इस पॉइंट में बता रखा है कि जो वो ओल्ड लेडी हैं, ओल्ड मदर हैं, जिनकी तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप है उनसे। तो यहाँ पे आप इस पोएम को पढ़ सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, कुछ लाइंस यहाँ पे इस पोएम की उठा के दे रखी है। शी मे नॉट गो नाउ, शी विल हियर बी साइलेंट। तो यहाँ पे ये जो कोटेशन आपको दे रखी है इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ऐसे आपको रैंडमली कोई भी कोटेशन या स्टेंजा दे दिया जाएगा और उसके बाद में आपको उसको इलेबोरेट करना पड़ता है, क्योंकि जो पोएम्स होती है ना वो डायरेक्ट नहीं आती। डायरेक्ट का मतलब है कि जैसे बेसिक लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, जिसको आप वन गो में समझ जाते हो, तो इस तरीके से पोएम इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं आती है। आपको उसको समझ के फिर उसको डीकोड करना पड़ता है, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको ऐसे दो लाइंस दे रखी है, उसको आपको कोटेशन दे रखी है और इस कोटेशन के ऊपर या जो दो स्टेटमेंट्स है इनके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो इन द पोएम यूज द कोटेशन प्रोवोक्स द रीडर्स टू थिंक गिविंग अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन कंडीशंस इन जनरल एंड द मदर इन पर्टिकुलर। तो ये आपको मदर और जो ह्यूमंस की जो जनरल कंडीशंस होती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है और यही इस पैराग्राफ में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु आर द स्पीकर इन द पोएम, आर देयर मोर स्पीकर देन व्हेन। तो आपको जब आप पढ़ेंगे कोई भी पोएम आपके पास में आती है तो आपको समझ में आ जाता है कि वहाँ पे स्पीकर कौन है, कर्ता कौन है, कौन ये पोएम को बोल रहा है, किससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो ये जो पोएम मैंने आपको दिखाई है इसमें तो मदर एक स्पीकर है और इनके अलावा यहाँ पे कोई और स्पीकर नहीं है, लेकिन पोएम या कोई और क्वेश्चन किसी और तरीके से आए तो उस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपको ऐसे पैराग्राफ दे दिया जाएगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे ना आपको क्लोज टेस्ट दिया जाता है, तो वही कुछ यहाँ पे करा हुआ है कि ऐसे एक पैराग्राफ दे रखा है और इसके अंदर आपको प्रपोजिशंस को फिल करना है। इस आंसर में आपको ये चीज़ करनी है कि एक पैराग्राफ है और इसमें प्रपोजिशंस को फिल करना है। तो पहले पैराग्राफ देखिए और जहाँ पे मैंने रेड से अंडरलाइन किया ना, क्योंकि इसमें ना गैप नहीं दे रखा था वर्ड्स के बीच में कि कहाँ पे एक आपको फिलअप करना है, तो मैंने यहाँ पे रेड से ना ऐसे बीच में मार्क कर दिया है। जहां जहां ये मार्क है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास में गैप है, डैश है और उसमें आपको एक प्रपोजिशन को ऐड करना है। तो पहले पैराग्राफ समझते हैं। द मैन वॉज प्लेइंग कार्ड्स सम अदर पीपल। पहली स्टेटमेंट को देखिए, फुल स्टॉप तक अपना स्टेटमेंट खत्म हो जाती है और आपको उसी में कंक्लूजन निकाल लेना होता है कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मैन वॉज प्लेइंग कार्ड्स। जो मैन है ना वो क्या खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, डैश सम अदर पीपल। तो किसी के साथ खेलेंगे ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विद सम अदर पीपल। यहाँ पे आंसर देखिए आपने क्या लिखा, विद। तो द मैन वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद सम अदर पीपल, तो वो किसी के साथ में कार्ड्स को खेल रहे हैं। ही ट्राइड डैश चीट द अदर्स, ही ट्राई टू। अब वो किसी से वो ट्राई कर रहे हैं, किस चीज का, चीटिंग का। यूजिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड, एक्स्ट्रा कार्ड यूज करके वो किस चीज का ट्राई कर रहे हैं, चीटिंग का। तो अदर्स बाय यूजिंग, तो आप यहाँ पे क्या फुल करेंगे, बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड। यहाँ तक की स्टेटमेंट समझ में आई होगी। द मैन वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद सम अदर पीपल, किस और लोगों के साथ में। ही ट्राइड टू चीट द अदर्स बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड, एक्स्ट्रा कार्ड लेके वो चीट करने का ट्राई कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट, मतलब कि अनफॉर्चुनेटली वो पकड़े जाते हैं, जो वो क्राइम कर रहे थे कि एक्स्ट्रा कार्ड लेके वो चीटिंग करने का ट्राई कर रहे थे, तो इसलिए वो पकड़े जाते हैं। ही कॉट ऑन द एक्ट,
ऑन द एक्ट मतलब कि जो एक्ट वो कर रहे थे, जो वो क्राइम कर रहे थे, जो ये पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए थी जिस चीज़ के लिए, तो उसके लिए वो पकड़े जाते हैं। एंड वो सब्सिक्वेंटली शॉट डेथ। सब्सिक्वेंटली का मतलब जो ये इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ ना कि वो चीटिंग कर रहे थे, उसके बाद में वो पकड़े गए, तो उसके बाद में जो सब्सिक्वेंटली वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जो पर्टिकुलर थिंग हो रही है या जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाद में क्या होता है, सब्सिक्वेंटली शूट टू डेथ। ओके तो अब यहाँ पे ना वजह कई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे वजह नहीं पूछी गई है, यहाँ पे आपसे प्रपोजिशन पूछा गया है कि आपको कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पे लगाना है। तो जहाँ जहाँ पे रेड कलर का हाईलाइट आपको दिख रहा होगा बीच में सेंटेंस के, वहाँ पे आपको प्रपोजिशंस को फिल करना है। एक बार मैं आपको आंसर्स भी दिखा देती हूँ पूरा रीड करके दोबारा से। द मैन वॉज प्लेइंग, ये जो सर्कल करे ना ये आंसर है जो आपको फिलअप्स में भरने थे। द मैन वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद सम अदर पीपल, ही ट्राई टू चीट द अदर्स बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट ऑन द एक्ट एंड वो सब्सिक्वेंटली शूट टू डेथ। तो ये आपके पास में कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको 5 वर्ड्स बनाने हैं प्रीफिक्स उनको यूज़ करके या अन को यूज़ करके, यू एन को यूज़ करके आपको 5 वर्ड्स बनाने हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि अब पहले आपको एक चीज़ समझा देती हूँ मैं यहाँ पे। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। ये दोनों टर्म्स को ध्यान में रख लेना। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो एलिमेंट आगे लगते हैं वर्ड के। कोई भी जो वर्ड आपको दे रखा है उसके आगे कुछ भी लगता है ना, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। और सफिक्स का मतलब होता है जो लास्ट में लगता है, वर्ड के बाद में जो चीज़ लगती है उसे हम सफिक्स कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि नेशनल है। अब ये है नेशनल वर्ड, ये एक वर्ड है आपके पास में। अब यहाँ पे या फिर नेशन वर्ड लेते हैं, ठीक। तो अब इसके आगे जब आप इंटर लगाते हैं ना, तो ये क्या बन गया, इंटरनेशनल। तो इंटर वर्ड आपने कहाँ लगाया, आगे लगाया, तो ये चीज़ क्या हो गई, आपने इसके में प्रीफिक्स ऐड किया। वहीं जब नेशनल वर्ड है ना, इसके साथ में आप क्या लगाते हैं, ईटी, मतलब कि नेशनलिटी वर्ड बना। तो ITY जो है आपने लास्ट में लगाया, तो वो चीज़ क्या हो गई, सफिक्स हो गई। तो वर्ड को ध्यान में रखना है। जब इससे पहले वाला इंग्लिश का एग्जाम था ना, उसमें मैंने आप लोगों को ये बहुत डिटेल में समझाया था प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, क्यों इनको ऐड किया जाता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है जहाँ पे एलिमेंट के आगे किसी, जो वर्ड के आगे किसी एलिमेंट को लगा दिया जाता है जो भी आपको दे रखा होता है। और अगर आपके पास में लास्ट में वर्ड के बाद में कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, तो वो चीज़ आती है आपकी सफिक्स। जैसे एग्जांपल में नेशनल वर्ड के आगे मैंने लगाया तो इंटर हो गया, तो इट मीन्स कि वो आपका प्रीफिक्स है। और इसके बाद में ITY लगा दिया, तो ये क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स। और ये सफिक्स है, जो आगे लगाया है वो प्रीफिक्स है, और जो पीछे लगता है वो क्या होता है, सफिक्स होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो प्रीफिक्स और सफिक्स है ना, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। कोई आपका एग्जाम होता है ना, तो उसके लिए आपको पहले प्रीलिम्स देना पड़ता है, जो पहला पेपर होता है, उसके बाद में सेकंड पेपर होता है, फिर थर्ड पेपर होता है। तो प्री वर्ड याद रहेगा ना, तो प्रीफिक्स समझ में आएगा, तो सफिक्स उसका ऑपोजिट होता है, ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में रह जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उसके आगे आपको अन लगाना है, और फिर वर्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको दे रखा है अनयूजुअल का। अब यहाँ पे ऐसे वर्ड्स आपको दे रखे हैं, जैसे वेल का लिखा आपने अनवेल हो गया, लाइकली का अनलाइकली हो गया, लॉफुल का अनलॉफुल हो गया, वांटेड का अनवांटेड हो गया, कॉमन का अनकॉमन हो गया, स्टेबल का अनस्टेबल हो गया। तो ये जो वर्ड्स में आपने अन लगाया ना, तो इससे क्या हो गया, ये ऑपोजिट हो गए। अब वेल का अनवेल हो गया, मीन्स कि आप किसी को कह रहे हैं कि ठीक है और कोई ठीक नहीं है, तो वेल और अनवेल हो गया। तो इस तरीके से आपने ये जो वर्ड्स आपको इधर दे रखे थे, ये वाली जो चेन पूरी आपको लाइन दे रखी है, इसमें आपने एन वर्ड को प्रीफिक्स ऐड करके इसका मीनिंग पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ना यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसको करेक्ट करना है। सेंटेंस करेक्ट करने आएंगे आपके पास में। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी तरीके से आपको कुछ भी मैंडेटरी यहाँ पे नहीं दे रखा। बस मेन कंडीशन क्वेश्चन की ये है कि जो आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं इसको आपको करेक्ट करके लिखना है। तो पहला सेंटेंस है, द बैरन वॉज मोस्ट लार्ज। तो बैरन का मतलब क्या होता है, जो एक लार्ज बिल्डिंग या फिर ऐसा फार्म जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, या फिर बैरन उसको भी कहते हैं जैसे अनाज की ना जो ढेरी लगा देते हैं, जैसे ग्रेन है ना, गेहूँ बहुत सारा ऐसे आपने एक पीक सी बना दी, तो उस चीज़ को भी हम बैरन कहते हैं। तो बैरन वॉज मोस्ट लार्ज क्वेश्चन है आपके पास में, और ये एक आपके पास में इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको आपको करेक्ट करना है। सो आप आंसर क्या लिखेंगे, द बैरन वॉज द लार्जेस्ट। मोस्ट लार्ज कोई वर्ड नहीं है, आपको मोस्ट लार्ज नहीं लिखना, वॉज द लार्जेस्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकेंड है, आई एम गोइंग टू होम।
आई एम गोइंग टू होम, तो यहाँ पे टू जो है वो अननेसेसिटी लगा दिया गया था, आई एम गोइंग होम भी आपका सेम सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नॉन वायलेंस इज अ फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, तो जो नॉन वायलेंस है ना वो क्या है, इज द फर्स्ट आर्टिकल। तो द देखिए, एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। तो ए जो होता है सिंगुलर चीज के लिए लगाया जाता है, एन जो होता है वोवल साउंड के लिए लगाया जाता है, ए ई आई ओ यू इन साउंड्स के लिए, और द जो होता है वो स्पेशलिटी को शो करता है कि आप किसी फिक्स चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या बोला है, एक फर्स्ट आर्टिकल है ऑफ माई फेथ, तो नॉन वायलेंस है वो क्या है, फर्स्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे ये एक कॉमन चीज नहीं है फर्स्ट आर्टिकल, आपने यहाँ पे क्या लिखा, द वर्ड लिखा। समझ में आया इतना। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है आई हैव कुक्ड लॉट ऑफ फूड, आई हैव कुक्ड अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना बनाए। शी इज़ हैविंग अ लार्ज बैंक बैलेंस, तो शी हैज़ अ लार्ज बैंक बैलेंस, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ING वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ वर्ड आएगा। कॉन्टिन्यू जब होता है ना, कोई चीज़ कॉन्टिन्यूशन में चल रही है कि वो खेल रहा है, वो खा रही है, वो नहा रही है, वो कुछ भी कर रहा है या कर रही है, कॉन्टिन्यूशन में कोई चीज़ चलती है तो आप ING वर्ड का यूज़ करते हैं। सो ये एक सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। आप मुझे कमेंट करिए कि आप अपने एग्ज़ाम, जो आपका परसों एग्ज़ाम है उसके लिए क्या आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहते हैं, तो मैं बाकी के जो मेरे पास और पेपर्स हैं, 2 या 3 पेपर्स और हैं मेरे पास, तो मैं उनको कंप्लीट कर दूं। और अगर आपको नहीं चाहिए कि आप बुक से ही चाहते हैं, जैसे अभी मैंने पहले आपको बुक का कंप्लीट करवाया कुछ यूनिट्स, टॉपिक्स जो है फिगर ऑफ स्पीच वगैरह वही करवा दूं, तो आप मुझे उसके लिए कॉमेंट करिए कि आप प्रैक्टिस पेपर्स चाहते हैं या बुक का मटीरियल चाहते हैं, और दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ कमेंट जल्दी से जल्दी करिए। और परसों वाले एग्जाम से पहले मैं ताकि सारा सब कुछ अपलोड कर दूं, और परसों आई गेस आपका आफ्टरनून में एग्जाम होगा, तो अभी टाइम भी है, आप कहेंगे तो मैं उसका और सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी। एंड बाकी के जो सब्जेक्ट्स आपने मेंशन करे उसका मैं अब ट्राई करूंगी डेफिनेटली कि मैं उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू।